टेस्ट नंबर 4 डे नंबर 1 एट ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर, लेकिन कहानी वही पुरानी। एक और बैटिंग डोमिनेंट डे कंक्लूड हुआ है इस सीरीज में। टिपिकल इंग्लिश वेदर था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टिपिकल इंग्लिश विकेट नहीं थी। यहां पे आप देखें, इंग्लैंड में क्रिकेट जब भी हम सोचते हैं तो हमारे जहन में आता है सीम एंड स्विंग, एंडरसन नया बॉल कर रहा है, रिवर्स स्विंग हो रहा है, फिर उसके बाद सीम मूवमेंट मिल रही है विकेट से, स्टुअर्ट ब्रॉड का नाम आता है जहन में, फिर उसके बाद एशेज इन इंग्लैंड हो जाए तो वारे न्यारे हो जाते थे, स्टार्क, कमिंस, हेजलवुड एक तरफ से, फिर उसके बाद स्टुअर्ट ब्रॉड एंड जेम्स एंडरसन एक तरफ से। सो अब फास्ट बॉलिंग फीस चलता था इंग्लैंड के अंदर। इन इंग्लैंड में क्रिकेट को मेरे ख्याल से फरोख्ती इस वजह से मिलती है क्योंकि वहां पे फास्ट बॉलिंग जो होती है वो बहुत शानदार होती है। एंड फास्ट बॉलिंग एक ऐसी चीज है जो कि आपको क्रिकेट से अट्रैक्ट करती है और आपको टीवी स्क्रीन के सामने से उठने नहीं देती। एक बॉलर जो भागते हुए आ रहा है 24-25 कदम से, उसका सारा का सारा दारोमदार अपनी रिस्ट पे है एंड वो उस रिस्ट से क्या क्या एक्सट्रैक्ट करवा लेता है विकेट से। सो ये एक ब्यूटी है क्रिकेट की, ब्यूटी ऑफ फास्ट बॉलिंग है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन द रीसेंट पास इंग्लैंड की स्ट्रेटजीज कुछ इस तरीके से नहीं रही है। दे हैव टिल्टेड स्लाइटली टुवर्ड्स फ्लैट विकेट्स क्योंकि अब वो लोग डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं जिसमें वो लोग तेज स्कोर करना चाहते हैं। उसके लिए फिर उन्हें ऐसी विकेट्स ही चाहिए क्योंकि अगर थोड़ी सी भी चैलेंजिंग कंडीशन हो, या तो स्पिन कंडीशन या तो फास्ट बॉलिंग कंडीशन, तो वो खुद फंस जाते हैं उन जैसी कंडीशंस में। क्योंकि आपने पाकिस्तान में भी हाल देखा, जब हमने स्पिन ट्रैक्स बनाए तो बिल्कुल जवाब नहीं था उन लोगों के पास। एंड फिर ऑस्ट्रेलिया भी इन लोगों को ऐसे ही फंसाता है कि वहां पे फास्ट बॉलिंग ट्रैक्स तैयार करता है एंड देन इसके बाद इनके पास वो सॉलिड टेक्निक नहीं है, डिफेंसिव टेक्निक नहीं है इनके किसी बैटर के पास जो वो उस कंडीशंस में सर्वाइव कर पाए। एनीवेज, मैच की बात करते हैं। ग्लूमी वेदर था, वहां पे एक बहुत अच्छा फैसला या बहुत करेजियस फैसला मैं कहूंगा शुभमन गिल का, कि उन्होंने पहले बैटिंग की आके एंड उनके फैसले को बैक किया दोनों के दोनों ओपनर्स ने, केएल राहुल एंड यशस्वी जायसवाल ने। क्योंकि जब भी ग्लूमी कंडीशंस होती हैं, भले आप विकेट जैसा भी हो, भले विकेट सी मूवमेंट दे रहा हो या ना दे रहा हो, ग्लूमी वेदर जब भी होगा आपको स्विंग 110% मिलेगा। एंड हमने देखा किस तरीके से, किस शानदार बॉलिंग की क्रिस वोक्स एंड जोफ्रा आर्चर ने। क्रिस वोक्स की तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि एक अच्छी लेंथ पकड़ के उसी लेंथ पे स्ट्राइक करे जा रहे थे एंड स्विंग भी एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। उसके अलावा आप देखें, जोफ्रा आर्चर एक बहुत जबरदस्त चैनल में बॉलिंग किए जा रहा था जिसकी वजह से हमने देखा कि कितनी सारी प्ले एंड मिसेस शॉट मारने की कोशिश की गई लेकिन लगे नहीं दोनों की जानिब से। केएल राहुल भी ट्राई कर रहा था एंड देन जायसवाल नेचुरली एक स्ट्रोक प्लेइंग प्लेयर है, सो वो भी ट्राई कर रहा था लेकिन प्ले एंड मिसेस काफी ज्यादा थे। लेकिन फिर आपको क्रेडिट देना पड़ेगा दोनों ओपनर्स को, यशस्वी एंड केएल को, कि किस तरीके से वो काम रहे अंडर प्रेशर। उन्होंने अपने स्ट्रोक्स को रोका थोड़ी देर के लिए फॉर देयर टीम एंड जिससे आप देखें इवेंचुअली फायदा हुआ। इतने ग्लूमी वेदर में हम देखते हैं कि जरा सी भी अर्ली विकेट्स निकल आए तो फिर उसके बाद जो है एक लाइन लगती है। लेकिन जब इन्होंने एक सॉलिड पार्टनरशिप दी, 20-25 ओवर खेला, पूरा फर्स्ट सेशन खेला इन लोगों ने, तो आप देखें स्टेबिलिटी प्रोवाइड की इन लोगों ने। एंड आपको तारीफ करनी पड़ेगी यशस्वी की, जितनी मेच्योरिटी से वो बैटिंग करता है इतनी सी उम्र में। सिर्फ और सिर्फ 23 टेस्ट मैचेस हैं एंड आई थिंक अब वो नया लड़का हम उसको कह भी नहीं सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से वो परफॉर्म करता है, 100 इन ऑस्ट्रेलिया है, 100 इन इंग्लैंड है और उसके बाद इस सीरीज में कंटिन्यूअस परफॉर्मेंसेज हैं। सो वो अपने आप को एज एन सीनियर प्लेयर शो कर रहा है, अपने आप को मनवा रहा है हर जगह पे जाके एंड ही इज एन एसेट टू इंटरनेशनल क्रिकेट। जिस तरीके से वो बैटिंग करता है, आप देखिए नेचुरली स्ट्रोक प्लेयर है लेकिन जहां पे जरूरत थी वहां पे फिर उसने 50 किए है तो फिर वो 50 के स्ट्राइक रेट से की है। सो ये होता है प्लेयर जो अपने आप को अडेप्ट करे कंडीशंस में, अपने आप को निभाए उस कंडीशंस के हिसाब से एंड टीम के लिए खेले। सो ही हैज बीन फैंटास्टिक यशस्वी जायसवाल एंड सेम गोज फॉर केएल राहुल एज वेल। जितनी सॉलिड उनके पास टेक्निक है वो पूरा फायदा उठा रहे हैं इंग्लैंड में आके। इस सीरीज में मेरे ख्याल से जबरदस्त बैटिंग की आफ्टर शुभमन गिल, द बेस्ट बैटर ऑफ इंडिया फ्रॉम दिस सीरीज, और मेरे ख्याल से मुश्किल टाइम में इंडिया के लिए बैटिंग कर रहे हैं। सो ये बहुत जबरदस्त चीज है इंडिया के लिए कि दोनों ओपनर्स ने एक ऐसा स्टैंड प्रोवाइड किया कि जिसकी वजह से एक सॉलिड बेस वहां पे पड़ी कि अब नए बैटर जो भी आएगा उसको एक चांस मिल गया क्योंकि बॉल उन्होंने पुराना कर दिया था। एंड उसके बाद जब बॉल सॉफ्ट हुआ, सो अनफॉर्चुनेटली ना तो कोई सीम मूवमेंट था विकेट में ऑलरेडी और स्विंग भी इवेंचुअली एंड ही हो गया। सो जिसकी वजह से थोड़ी बहुत आसानी हो गई लोअर ऑर्डर की, किसकी वजह से, वो वजह थी ब्यूटीफुल एंड ग्रेट ओपनिंग स्टैंड की वजह से। अगर फिर मैं बात करूं चेंजेस की तो फिर इंग्लैंड ब्रॉट इन करता है लियम डॉसन को एंड लियम डॉसन अपना दूसरा ओवर ही करते हैं एंड यशस्वी जायसवाल को शानदार डिलीवरी पे आउट करते हैं। एंड आप देखें फर्क, जो एक लड़का काउंटी क्रिकेट में लातादार परफॉर्मेंसेस करके आ रहा है उसका एंड जो टीम में खेल रहा था उसका। लियम डॉसन
विकेट अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं दे रहा था, लेकिन उनको एयर कितना कुछ दे रहा था। जो ड्रिफ्ट मिल रही थी लियाम डॉसन को इनटू द राइट हैंडर एंड अवे फ्रॉम द लेफ्ट हैंडर। आप देखें बहुत रेयरली होता है कि कोई लेफ्ट हैंडेड ऑर्थोडॉक्स बॉलर किसी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को स्लिप पे आउट कर दे, लेकिन उसने किया। वो क्यों किया? बिकॉज द ड्रिफ्ट ही वॉज गेटिंग इन हिज इनिशियल ओवर्स, और वो बहुत शानदार थी जिस कंट्रोल से वो बॉलिंग कर रहा था, और इतनी बड़ी विकेट यशस्वी की ली उसने। एंड आई एम ग्लैड फॉर हिम, क्योंकि बहुत ज्यादा परफॉर्मेंसेज हैं लियाम डॉसन की, एंड ही इज अ 3D प्लेयर। बैटिंग हम सबको पता है कितनी अच्छी करते हैं वो, उसके बाद फील्डिंग भी अच्छी करते हैं, और बॉलिंग हम सब ने देखी है कि ही हैज़ बीन रियली रियली गुड। ना तो इतने आराम से रन लीक किए आज के दिन, और विकेट भी ली, बड़ी विकेट ली। और इस जैसे ट्रैक पे जो आपको कुछ भी ऑफर नहीं करता, यहाँ पे एज एन स्पिनर विकेट लेना ये बहुत बड़ी बात है। मेरे ख्याल से इंग्लैंड अगर नए बॉल में थोड़ा सा चांस ले, क्योंकि द अमाउंट ऑफ ड्रिफ्ट ही इज गेटिंग, ज्यादा ओवर के लिए नहीं, 1-2 ओवर के लिए अगर नए बॉल के साथ लियाम डॉसन के साथ चांस लिया जाए, सो आई थिंक बड़ी विकेट या बड़ी मछली पकड़ सकते हैं लियाम डॉसन। एक मेरा पर्सपेक्टिव है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। टेस्ट मैच में आप हमेशा प्रेफर करते हो कि फास्ट बॉलर ही ओपन करे आपके लिए। सो लेट्स सी क्या होता है। फिर उसके बाद इंडिया ने एक चेंज किया था, जो कि वो लोग करुण नायर की जगह साई सुदर्शन, द एवर एलिगेंट साई सुदर्शन को लेके आए थे, एंड उन्होंने भी बड़ी शानदार बारी खेली। आप देखें वो भी बहुत पेशेंट रहा, बहुत हार्ड वर्किंग 50 साई सुदर्शन एज वेल एज यशस्वी जायसवाल, दोनों ने बहुत हार्ड वर्किंग 50 की। और आप देखें टेक्निक वाइज तो साई इज अमेजिंग प्लेयर, अमेजिंग प्लेयर, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करना वो बहुत ज्यादा लाजमी होता है। एंड ये 50 मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करेगी। एक टेस्ट मैच खिला के बिठा दिया था साई को, लेकिन अब वापस से चांस मिला है, सो ही इज स्कोरिंग रन्स, दैट इज वेरी वेरी गुड साइन फॉर टीम इंडिया। सो यहाँ पे अच्छे रन्स लगाए साई सुदर्शन ने। उसके बाद अगर गिल भी यहाँ पे थोड़ा सा स्टैंड ले लेते, सो आई थिंक इंडिया वुड हैव बीन इन अ रियली रियली स्ट्रॉन्ग पोजीशन। लेकिन स्टोक्स की हमें तारीफ करनी पड़ेगी, वो जितनी जान लगा रहा है बॉलिंग में, कुछ भी नहीं है विकेट। मैं रियली आपको बता रहा हूँ, ये इंग्लैंड कंडीशन में पाकिस्तानी विकेट जाके रख दी है, ये ऐसी विकेट होती है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है विकेट के अंदर। बट ही इज काइंड ऑफ द प्लेयर जिसकी ऐसी मेंटेलिटी है कि मैं करता चला जाऊंगा जब तक कुछ निकाल नहीं लेता मैं यहाँ से। एंड ही इज डूइंग इट। उसने इतनी बड़ी विकेट लेके दी है, उसके बाद उसने साई सुदर्शन की विकेट ली है, जान लगा के लिए। हालांकि इतना पेस नहीं है जितना जोफ्रा एंड ब्रेडन कार्स का है, लेकिन फिर वो जब बॉलिंग कर रहा है तो वो विकेट्स भी वैसे ही ले रहा है। फिर जब वो बैटिंग करने आ रहा है तो वो क्रूशियल रन्स भी करके दे रहा है। कैप्टन खुद है वो टीम का, सो ही इज अ टीम प्लेयर, ही इज अ जेन्युइन मैच विनर बेन स्टोक्स। और आप देखें किस तरीके से उसने जान लगा के बॉलिंग की। पिछले मैच में 9.5 ओवर का स्पेल उसने किया था, 9.5 ओवर का 2 घंटे लगातार बॉलिंग की थी। इट इज नॉट ईजी, इट इज रियली नॉट ईजी। जिसने क्रिकेट खेली उसको पता है कि 9.5 ओवर का स्पेल होता कैसे। ऑफ लेट किसी की भी इतनी फिटनेस नहीं है, मैं समझता हूं कि वो 9.5 ओवर का स्पेल करे, भले वो मिचेल स्टार्क क्यों ना हो, भले वो पैट कमिंस क्यों ना हो। 9.5 ओवर आसान नहीं है, ये शायद वसीम और वकार के दौर में भी कोई बॉलर ना करता हो 9.5 ओवर का स्पेल। सो ही इज ब्रिलियंट। बेन स्टोक्स अपनी जान देने के लिए तैयार है अपनी टीम के लिए, एंड ही हैज गॉट 2 बिग फिशेस। साई सुदर्शन जो कि बहुत ज्यादा सेट थे विकेट के अंदर, उनको भी आउट किया। उसके बाद शुभमन गिल की भी विकेट ली। सो एक अच्छा बैलेंस में लेके आ रहा है मैच को इंग्लैंड के लिए। अब क्या कहानी है कि ऋषभ पंत का बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है कि कैसी कंडीशन है उनकी, कोई अपडेट भी नहीं है इंडियन टीम की जानिब से। लेकिन जब तक ऋषभ खेल रहा था, जब तक वो अटैकिंग क्रिकेट ही खेल रहा था अपने हिसाब से, एंड उसने बैकफुट पे कर दिया था इंग्लैंड को। लेकिन जब आप ऐसी क्रिकेट खेलते हैं तो कुछ रिस्क भी लेके आते हैं साथ में। एक बिल्कुल ही यॉर्कर लेंथ बॉल को रिवर्स मारने के लिए चले गए, लेकिन हम कुछ गिला शिकवा नहीं कर सकते क्योंकि उनका गेम ही यही है। ऋषभ पंत इज नोन फॉर इट एंड ही हैज़ बीन सक्सेसफुल यूजिंग दीज मेथड्स। सो उनको अपने हिसाब से खेलने की इजाज़त है, एंड मेरे ख्याल से वो डिलीवर भी करते हैं इसी अंदाज के साथ। सो आई रियली होप कि वो ठीक हो जाए ऋषभ पंत, क्योंकि बहुत ज़ोर से बॉल लगा और बॉल की स्पीड तो अलग थी, फिर वो बल्ले से लग के और जब घुसा है टो में। सो मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा हूँ कि टो कुछ फ्रैक्चर ना हो गया हो या कुछ इस तरीके की कहानी ना हुई हो, ताकि हम ऋषभ की ये वाली साइड देख पाएँ, वापस से बैटिंग करते हुए उन्हें देख पाएँ। लेकिन इंजरी सीरियस थी जैसे वो लग रही थी, जितना दर्द था उस वक्त बहुत ज़्यादा सीरियस थी। लेकिन साई और ऋषभ जब बैटिंग कर रहे थे तो वो पार्टनरशिप मेरे ख्याल से मैच बहुत दूर लेके जा रही थी इंग्लैंड से। जितना कंफर्टेबल दोनों हो गए थे विकेट के ऊपर, और ना तो कोई स्विंग था एंड ना स्विंग करवाने की कोशिश भी कर रहे थे इंग्लैंड वाले। बिकॉज आप जोफ्रा आर्चर की बॉलिंग देख लें, आप ब्रेडन कार्स की बॉलिंग देख लें, दोनों के सेकंड स्पेल्स जो हैं वो शॉट मारते गए, बॉल को आगे पिच कराने की जहमत ही नहीं की किसी ने भी, एंड दे वर
ऑफलाइन एज वेल। अगर आप पीछे कर रहे हैं सो अच्छे टप्पे मारें जिसकी वजह से आपको फायदा हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अच्छे टप्पे कोई भी नहीं थे, पीछे पीछे ही बॉलें थी और वो थी भी ऑन लेग स्टंप या मिडिल स्टंप पे थी, तो सही हाइट पे नहीं थी, सो जिसकी वजह से आसानी हुई। बॉलिंग कुछ खास अच्छी नहीं हुई आफ्टर 50 ओवर्स। आप देखें जितने भी ओवर्स करवाए इंग्लैंड ने वो ऑफ लाइन थोड़े से करवाएं, सो ये बहुत बड़ा कंसर्न था, क्योंकि अगर वहां पे ऋषभ को आप आउट करते अर्ली सो फिर इनके बैटिंग ऑर्डर में आप घुस जाते, लेकिन वो एक अच्छी पार्टनरशिप लगी। उसके बाद रविंद्र जडेजा अगेन आके 19 रन पे खड़े हुए हैं, शार्दुल ठाकुर भी सेम स्कोर पे खड़े हुए हैं। सो एक ऐसी पोजीशन है जिसको मैं बोलूंगा अभी कि इंडिया यहां से डोमिनेट कर सकता है अगर एक दो अच्छे स्टैंड लगाए, क्योंकि बैटिंग ऑलरेडी बहुत लंबी है। शार्दुल को भी आप लेके आ गए हो टीम के अंदर, एंड मैं उम्मीद यही करूंगा, मैं रियली उम्मीद करूंगा कि ऋषभ फिट होकर बैटिंग करने के लिए आए। मैं समझता हूं कल का पहला 1 घंटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नया बॉल है, और नए बॉल में आपको अगेन मैं यही कहूंगा कि इन ग्लूमी कंडीशंस नया बॉल आपके लिए अजाब होता है, एंड उसको कोई झेल सकता है तो वो रविंद्र जडेजा है। मैं नहीं समझता शार्दुल ठाकुर उस जैसे स्पैन को निकाल पाएगा, और वो 1 घंटा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तो इंग्लैंड ने उसमें 2 से 3 विकेट्स ले ली, सो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया 350 से ज़्यादा कर पाएगा, एंड इफ़ दे वांट टू रीच दैट 400 मार्क देन रविंद्र जडेजा के ऊपर अगेन बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लास्ट 4 इनिंग्स 4 50s, एक मैच निकालने वाली 50 बन गई थी तकरीबन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए मोहम्मद सिराज। सो रविंद्र जडेजा टॉप नॉच फॉर्म में भी है, जिम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा है। सो लेट्स सी किस तरीके से रिप्लाई करते हैं, किस तरीके से कोप अप करते हैं। मिलते हैं आज के दिन के बाद, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।